हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिटी लर्न जेई चैनल बाय श्री चैतन्य। और आज एक छोटे से इस सेशन में मैं आप लोगों को ये बताने आया हूँ कि जेई मेन और जेई एडवांस, हालांकि दोनों बिल्कुल डिफरेंट एग्जाम है, डिफरेंट पैटर्न के एग्जाम है, लेकिन दोनों में से कौन सा ईजियर है क्रैक करना। हालांकि हम ये नहीं बोलेंगे कि यार दोनों बहुत ईजी हैं, है ना, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है। मेरा पॉइंट है कि दोनों में क्या डिफरेंस है, किस में कॉम्पिटिशन कैसा है, किस में फेयर कॉम्पिटिशन है और कौन सा थोड़ा इजी है क्रैक करना। पेपर हालांकि सब्जेक्ट वाइज देखा जाए तो ऑब्वियसली काफी टफ है, लेकिन पैटर्न वाइज है ना, कहां पे आप ज्यादा एक्सेल कर सकते हो, इसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो लेट्स टॉक अबाउट, सबसे पहले हम जेई मेन के बारे में बात करते हैं। जेई मेन के एक अपने चैलेंजेस हैं, है ना, और एडवांस के अपने चैलेंजेस हैं, लेकिन स्टिल आप वीडियो के एंड में खुद पता लगा सकते हो कि अरे ये जो है मतलब कौन सा एग्जाम किस तरीके का है एंड विच सूट्स यू बेटर, कि यार ये कर सकते हैं, है ना। काफी बच्चों को डाउट भी होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जेई मेन में लगे रहते हैं, उन्हें लगता है पहले जेई मेन कवर अप हो जाए उसके बाद हम एडवांस पे जाएंगे, वो सेकंड लेवल है। सब्जेक्ट वाइज वो सेकंड लेवल है कि चलो ठीक है, आपको एक लेवल और दो लेवल ऊपर जाना है मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री में, लेकिन आप पैटर्न वाइज देखना, आपको खुद पता चलेगा कि विच इज इजियर टू क्रैक। सबसे पहले अगर हम जेई मेन की बात करते हैं तो जेई मेन 2 बार होता है, आपको पता है 2 बार होता है, जनवरी में भी होता है, अप्रैल में भी होता है, ठीक है ना। और टोटल जो स्टूडेंट्स बैठते हैं वो होते हैं 15 लाख के आसपास, है ना। ये वाला जो पेपर होता है वो जनरली मई या जून में होता है मोस्टली, और इस 15 लाख में से ही टॉप 2.5 लाख बच्चे जो बैठते हैं वो एडवांस में बैठते हैं, इंक्लूडिंग ऑल दी कैटेगरीज, है ना, SC ST OBC EWS जनरल सब कुछ मिला के। तो 15 लाख बच्चे यहां बैठते हैं दोनों में मिला के, यूनिक कैंडिडेट्स, और उनमें से 2.5 लाख बच्चे जो है इस अप्रैल के रिजल्ट आने के बाद मई और जून में बैठते हैं। अब यहां पे सबसे पहले तो कंपटीशन देखो, 15 लाख है, यहां पे 2.5 लाख है, तो वो जो टॉप क्रीम है वो एडवांस दे रही है। तो 2.5 लाख में से कितने बच्चे फाइनली IITs में सेलेक्ट होते हैं? ऑलमोस्ट 17-18,000 के आसपास सीट्स हैं। क्वालिफिकेशन तो 25-30 हजार 40 हजार की हो जाती है, क्वालिफिकेशन से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मेन है कि 17,000 सीट्स है, तो आपको 2.5 लाख में से 17,000 के अंदर अंदर आना है, इंक्लूडिंग ऑल दी कैटेगरीज। और यहां पे 15 लाख में से अगर हम देखा जाए जनरली अराउंड 60,000 के आसपास इसमें हमें ठीक ठाक ब्रांच तक मिल जाती है, ऑल इंडिया रैंक, ठीक है। अब यहां पे दोनों में डिफरेंस है पेपर के पैटर्न में, वो सबसे ज्यादा परेशान करता है बच्चों को, है ना। ठीक है, वो ठीक है कि 15 लाख में से आप 60,000 हैं, आप NITs में चले जाते हो, आप IIITs में चले जाते हो, आपको GFTIs में चले जाते हो, यहां से आप ऑब्वियसली IITs में चले जाते हो 17,000 में, ठीक है। लेकिन जो पैटर्न है बच्चों वो बहुत अलग है। यहां का जो पैटर्न है आप सबको पता है, जेई मेन का जो पैटर्न होता है उसके अंदर 25 क्वेश्चंस आते हैं पर सब्जेक्ट इंटू 3, यानी कि 75 क्वेश्चंस आते हैं, और 75 यानी कि टोटल 300 मार्क्स का ये पेपर होता है ना। और लेकिन अब 300 मार्क्स में से आपको हर शिफ्ट की परसेंटाइल देखने को मिलती है, यानी ये आपका अगर जनवरी में हुआ, अप्रैल में हुआ, तो 10 शिफ्ट यहां 10 शिफ्ट यहां। हम एक जनवरी की बात कर लेते हैं, तो जनरली ये पेपर आपका देख सकते 20 शिफ्ट्स में होता है, 10 शिफ्ट ही मान के चलो, भी जनवरी की बात करते हैं एक बार में, 10 शिफ्ट्स और 300 मार्क्स का ये पेपर होगा पर शिफ्ट में, है ना, मतलब 100 मार्क्स का होता है, +4 -1 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है। इसमें 20 क्वेश्चन जो आते हैं 25 में से एक सब्जेक्ट में, वो ऑब्जेक्टिव रहते हैं, 5 न्यूमेरिकल टाइप रहते हैं। तो 25 क्वेश्चन हो गए, 3 से 75 इंटू 4 300, और +4 -1 इज अ नेगेटिव मार्किंग। ये 10 शिफ्ट में, अलग अलग शिफ्ट में होता है। अब यही सबसे बड़ा पैटर्न में एक प्रॉब्लम है या डिफरेंस है कह सकते हो, कि 10 शिफ्ट में होता है तो जो परसेंटाइल आती है, मतलब मान के चलो कि जनवरी अटेम्प्ट में फॉर एग्जांपल 13 लाख बच्चे बैठते हैं टोटल, पर टोटल मिला के सारे 10 शिफ्ट में टोटल 13 लाख बच्चों ने रजिस्टर किया, अप्रैल में 10 लाख ने दिया, टोटल यूनिक 15 लाख हो गए, इसलिए टोटल 15 लाख लिखा है मैंने। पर जनवरी में मान लो सबसे ज्यादा बच्चे देंगे 13 लाख पर 10 शिफ्ट, यानी कि 1.3 लाख पर शिफ्ट देंगे, है ना। तो ऐसे 10 शिफ्ट होने वाली है। अब हर शिफ्ट का पेपर अलग अलग होता है, हर शिफ्ट में लेवल ऑफ स्टूडेंट्स अलग अलग होते हैं, है ना। शिफ्ट में डिफरेंट पेपर, ठीक है ना, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ चिल्ड्रन।
ये बहुत बड़े दो फैक्टर्स हैं जो आपकी परसेंटाइल को एक तरीके से, परसेंटाइल जिसकी वजह से आपकी इफेक्ट होती है, बढ़ती है, कम होती है, जो भी होती है। तो डिफिकल्ट पेपर है, सॉरी डिफरेंट पेपर है, नॉट डिफिकल्ट, डिफरेंट पेपर है और डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स है, डिफरेंट चिल्ड्रन है ना, डिफरेंट टाइप है। तो यहां से परसेंटाइल आपकी डिसाइड होती है। मान लो आपके पेपर में बहुत ज्यादा अच्छे लेवल के स्टूडेंट्स बैठ गए हैं, तो टफ पेपर को भी कई बार वो इजी बना देते हैं और उसमें भी परसेंटाइल आपकी अच्छे नंबरों पे भी कम रह जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि पेपर एक्सट्रीमली टफ आता है और बच्चों का जो पूल ऑफ स्टूडेंट्स जो दे रहा है वो मतलब बहुत ज्यादा एवरेजली प्रिपेयर्ड बच्चे हैं, तो वहां पे हो सकता है 150 नंबर पे भी 99 परसेंटाइल आ जाए। सो मेरा यह कहने का मतलब है कि ये थोड़ा लक बेस्ड एग्जाम हो गया, क्योंकि आपको नहीं पता आपके पेपर में बच्चे कैसे बैठे हैं, पहला वो आपके हाथ में भी नहीं है, वो फैक्टर ऐसा है जिसके बारे में आप कुछ कर नहीं सकते। अगर वही सब जगह सेम पेपर हो रहा होता ऑल ओवर इंडिया में, एक ही दिन पे हो रहा होता, तो शायद ज्यादा फेयर कंपटीशन होता। या थोड़ा अनफेयर है, थोड़ा बायस्ड टाइप हो जाता है, हल्का सा एक फ्लॉ है इसमें। और पेपर के लेवल पे भी डिपेंड करता है कि पेपर हो सकता है वो चैप्टर से सवाल ज्यादा हैं जो आपके फेवरेट हैं, कई बार अलजेब्रा ज्यादा आ जाती है जो शायद आपकी फेवरेट नहीं है, तो वो भी एक फैक्टर काम करता है कि शायद मैं किसी और शिफ्ट में होता तो बेटर परफॉर्म करता, है ना। क्योंकि ऐसा होता है कि आपने मान लो एक शिफ्ट में पेपर दिया, है ना तो मान लो किसी आपने शिफ्ट 1 में पेपर दिया और आपके लेट्स से 200 नंबर आए, लेकिन आपको परसेंटाइल मिली 98 परसेंटाइल। और यहीं आपके शिफ्ट 2 में आपके दोस्त ने पेपर दिया और उसके 170 नंबर आए, लेकिन उसको परसेंटाइल मिली 99 परसेंटाइल। तो 30 नंबर का डिफरेंस है। अब कह सकते हो ये पेपर टफ था, या यूं कह सकते हो कि बहुत सारे अच्छे बच्चे आपके उसमें थे, इसमें शायद इतने अच्छे बच्चे नहीं थे, या आपके दोस्त के लेवल के स्टूडेंट ही थे, या उसके स्ट्रॉन्ग टॉपिक से सवाल आ गए। तो अलग शिफ्ट में अलग बच्चे और अलग पेपर होने का एक फ्लॉ होता है, क्योंकि अल्टीमेटली परसेंटाइल मैटर करती है। कितने नंबर पे क्या आया किसी को फर्क नहीं पड़ता। आपने जनवरी में 98 आई, इसकी 98, कितने भी नंबर पे आई हो, हर शिफ्ट का अपना अलग मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल होता है। तो 98 आ गई तुम्हारी, उसकी 99 आ गई, तो अल्टीमेटली जब फाइनली मान लो जनवरी अप्रैल में मिला के आपकी हाईएस्ट 90 बेस्ट ऑफ 2 लगाया तो 98 आई, तो आपकी 30,000 रैंक आएगी ऑल इंडिया रैंक। और अगर 99 आपके दोस्त की आई तो उसकी 15,000 ऑल इंडिया रैंक आएगी ऑब्वियसली, क्योंकि 15 लाख बच्चे बैठ रहे हैं। फाइनल रिजल्ट जब आएगा लास्ट में, जनवरी में तो रिजल्ट नहीं आता, जनवरी में सिर्फ परसेंटाइल आती है। अप्रैल में भी जब दोगे तो दोनों का बेस्ट ऑफ 2 परसेंटाइल लगेगा, दोनों जनवरी अप्रैल का, और उसके हिसाब से आप देखोगे ये ऑल इंडिया रैंक बनेगी आपकी। 15,000 का गैप आ गया, देख लो। अब भले आपने उससे 30 नंबर किए, बट अब कोई नहीं पूछने वाला, ये 30 नंबर आपने ज्यादा करे तो आप बोलेंगे बच्चे सॉरी पेपर बहुत आसान था आपका तो 200 नंबर आप ले आए। या अब 200 नंबर पे 98 का मतलब क्या, पेपर बहुत आसान है और आपसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स बैठे हैं जो फटाफट सॉल्व कर रहे हैं। यहां पे पेपर हो सकता है थोड़ा नॉर्मल, पेपर हो सकता है आसान ही हो यहां पे, लेकिन उस लेवल के बच्चे ना बैठे हो सकता है 170 पे 99 आ गई है। तो ये बहुत बड़े फैक्टर्स हैं जो जेई मेन में बच्चे जो मेनली सफर करते हैं, दैट्स द प्राइम रीजन, है ना। और हम अपनी मैक्सिमम एनर्जी जो है वो जेई मेन में लगा देते हैं, जबकि ये एग्जाम ऑब्वियसली आपको एनआईटी ट्रिपल आईटी जैसे अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन देता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज थोड़ा सा लक बेस्ड हो जाता है। हालांकि मैं नहीं बोल रहा कि मेहनत करना छोड़ दो, तैयारी करना छोड़ दो, लेकिन यस पेपर भले ही ईजी आए या कैसा भी आए, पर पैटर्न इज रियली टफ, थोड़ा फ्लॉ है, थोड़ा टफ है पैटर्न। एंड आपके हाथ में ऐसे चीजें हैं, फैक्टर्स हैं जो आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं है, है ना। पेपर की डिफिकल्टी कैसी आएगी नहीं पता, क्योंकि अलग अलग पेपर्स हो रहे हैं, बच्चों का कौन सा पूल ऑफ लेवल बैठेगा, कैसे बच्चे बैठेंगे, वो भी आपके हाथ में नहीं है। तो इस तरह से ये एग्जाम कंडक्ट होता है ना। इसलिए ही आपने देखा होगा हर साल ऑलमोस्ट शोर शराबा जेईई मेन के रिजल्ट के बाद होता ही होता है कि यार पेपर में कुछ गड़बड़ हुआ है, क्या हुआ है। वहीं अगर हम बात करते हैं जेईई एडवांस के बारे में, इट्स अ फेयर एग्जाम, ये एक ही दिन होता है, अलग अलग सेंटर्स पे 2.5 लाख बच्चा एक साथ बैठता है, एक ही लेवल का पेपर आता है और 2 पेपर आते हैं इसके अंदर, एक आता है पेपर 1, एक आता है पेपर 2। जैसे पिछली बार हमने देखा पेपर जनरली 19 सवाल आते थे, कभी 18 हो गए, फिर 17 हो गए, अब 16 हो गए हैं। इस साल 16 क्वेश्चन देखने को मिले। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में, फिजिक्स में 16 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 16, मैथ्स में 16, है ना। टोटल 180 मार्क्स का पेपर होता है ये। सिमिलरली पेपर 2 भी ऐसा ही है, ये भी 180 मार्क्स, बस इसमें पैटर्न में डिफरेंस है। इसमें कुछ सिंगल करेक्ट क्वेश्चन होंगे, कुछ मल्टी होंगे, कुछ मैच द फॉलोइंग होंगे।
या कुछ न्यूमेरिकल होंगे, इसमें भी कुछ न्यूमेरिकल होंगे, कुछ पैराग्राफ, इसमें पैराग्राफ आ जाएगा। तो जनरली मल्टी करेक्ट, सिंगल करेक्ट और न्यूमेरिकल रहते ही रहते हैं। मेनली डिफरेंस आता है पैराग्राफ, इसमें पैराग्राफ होते हैं पेपर 2 में जनरली, और पेपर 1 में मैच द फॉलोइंग होता है, और वाइस वर्सा। तो थोड़ा पैटर्न में चेंज है। अब इसमें मजेदार क्या है ना, इसमें क्या है, जैसे 20 सवाल ऑब्जेक्टिव आ गए, 5 न्यूमेरिकल आ गए, इसमें अलग अलग टाइप के सवाल है ना। इसमें सिंगल करेक्ट भी है, मान लो सिंगल करेक्ट आपके 3 आ गए, फिर मल्टी करेक्ट भी है ना, मल्टी करेक्ट मान लो आपके 4 आ गए एग्जाम्पल, है ना। फिर इसके अंदर आपका न्यूमेरिकल टाइप भी है, न्यूमेरिकल टाइप और मैट्रिक्स मैच द फॉलोइंग है। मैट्रिक्स भी जनरली 4 ही आते हैं, 4 और 4 8, और ये न्यूमेरिकल टाइप 5 आ गए, एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो 12, हाँ 16 क्वेश्चन हो गए टोटल। अब 16 क्वेश्चंस एक सब्जेक्ट में, आपको सारे तो सॉल्व करने नहीं है, पर इसमें सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप सिंगल करेक्ट करो, पहला प्रेफरेंस, दूसरा प्रेफरेंस न्यूमेरिकल टाइप करो, तीसरा प्रेफरेंस मैट्रिक्स करो, चौथा प्रेफरेंस आप मल्टी करेक्ट दो। तो यहां पे क्या ना, यू हैव वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स, पैटर्न ही अलग है, वाइब्रेंट है एकदम से। तो आपके हाथ में, आप पहले मैट्रिक्स कर लो। मैट्रिक्स में भी एक फायदा ये होता है कि आपको सारे ऑप्शन सॉल्व नहीं करने होते। जैसे मैं बताता हूं, मैट्रिक्स में क्या होता है, ए का पी, बी, ए बी सी डी पी क्यू आर, ऐसे मान लो, ए का पी, बी का क्यू, सी का आर, डी का एस। फिर एक ऑप्शन में है ए का पी, बी का आर, सी का एस, डी का क्यू। फिर एक ऑप्शन में है ए का पी, बी का क्यू, सी का एस, है ना, और डी का आर। तो यहां पता चल रहा है कि ए का पी अगर आ रहा है तो यानी ए का पी ही रहेगा मोस्टली, क्योंकि सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है ना। तो कई बार ऐसे ऑप्शन भी आ जाते हैं कि चलो यार ए का तो पी रहेगा, बी का क्यू 2 में आ रहा है, यानी ये 2 ऑप्शंस पे वर्क कर सकते हैं हम लोग। सी का आर एस है, डी का एस आर है, तो आपने अगर सी भी सॉल्व कर दिया, एक सवाल भी अगर सॉल्व कर दिया आपने, समझ रहे हो पैटर्न। तो सी, आपको पता है ए आंसर ए और सी में से कोई एक होने वाला है, सपोज करो, है ना। डी कुछ और है, जैसे डी है मान लो ए का क्यू, है ना, बी का आर या बी का एस ले लो कुछ, ठीक है ना, सी का पी और डी का क्या रहेगा क्यू, ए पी क्यू आर, कुछ ऐसा हो गया मान लो कुछ ऐसा है ना, या यहां आर मान लो, मतलब कुछ इस तरह बना दो, मतलब मैं वो बना देते हैं इस तरह। तो जनरली क्या रहता है, ये पता चल जाता है ए बी सी में से कोई एक आंसर होने वाला है। अब यहां पे जैसे क्यू क्यू आ रहा है, यहां पे एस एस आ रहा है, तो आप कहीं ना कहीं बी और सी में से कोई एक ऑप्शन ट्राई कर लो। बी और सी में से आपने एक भी सही कर दिया, मान लो बी का क्यू आ गया, तो बी का क्यू और यहां पे है, अब आपको पता चलेगा ए और सी, अब इनमें से कोई एक सॉल्व करना है बस अपने को। तो ए सॉल्व नहीं करना पड़ा, बी सॉल्व कर दिया और सी और डी में से एक सॉल्व कर दिया, यानी 4 में से 2 ही ऑप्शन सॉल्व करके आपका काम हो गया। तो ये 3-3 नंबर के सवाल आते हैं, 12 नंबर बच्चों के ऐसे बन जाते हैं। मैट्रिक्स में जनरली सवाल सॉल्व हो जाते हैं। न्यूमेरिकल टाइप में 5 में से 2 या 3 क्वेश्चन जनरली सॉल्व होते हैं, तो 6 क्वेश्चन हो गए। सिंगल कट में एक आधा सॉल्व हो गया, मल्टी में एक आधा हो गया। तो आप मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री में अगर 5-6 सवाल भी टोटल सॉल्व कर रहे हो ना, तो आप आराम से आईआईटी में क्वालिफाई नहीं करोगे, आपको सीट मिल जाएगी। सर कैसे? बहुत ईजी होता है। देखो मान लो आपने मैट्रिक्स मैच द फॉलोइंग में फॉर एग्जांपल 3 सॉल्व कर दिए, एक एग्जांपल दे रहा हूं, है ना, 3 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, यानी तो 9 नंबर तो यहीं पर ही हो गए आपके। ठीक है, आपने न्यूमेरिकल में से भी मान लो 2 सवाल सॉल्व कर दिए, 4-4 नंबर के होते हैं, फॉर एग्जांपल 8 यहां पे हो गए। ठीक है, सिंगल करेक्ट में भी आपसे एक आधा सवाल सॉल्व हो गया मान लो, है ना, 3 नंबर का होता है जनरली ये, मतलब ऐसा ही कुछ ले लो, तो कितने हो गए, 17-20 नंबर हो गए। और मल्टी में थोड़ा पार्शियल मार्क, मतलब 20 से 22 नंबर आपके आ गए मान लो एक सब्जेक्ट में। सोच के चलो, है ना, ज्यादा नहीं करना अपने को। मैट्रिक्स सॉल्व करना है, न्यूमेरिकल से 1-2 सवाल करने हैं, सिंगल से एक आधा करना है, मल्टी करेक्ट छोड़ दो, मान लो एक आधा पार्शियल मार्किंग में नंबर आ गया, तो 20-22 नंबर आपको सॉल्व करना है। अब 20-22 नंबर का मतलब हो गया कि आप 66 मार्क्स के आसपास लेके आ रहे हो तीनों सब्जेक्ट में पेपर 1 में। तो आउट ऑफ 180 अगर आप पेपर 1 में 66 मार्क्स लेके आ रहे हो और अराउंड 60 मार्क्स आप यहां लेके आ रहे हो, 66 के आसपास ही मान लो, 60 मान लो, चलो पेपर 2 मान लो टफ आ गया, तो आपके 360 में से 126 नंबर हो गए। 126 पे इस बार आप देखना आराम से 10,000 रैंक के आसपास आ गई थी। तो ये वाला जो पेपर है एडवांस, ये भले ही एडवांस का पेपर कंटेंट वाइज बहुत टफ है, बहुत टफ है। आज 16 में से 5 सवाल करने हैं, 6 सवाल करने हैं बस 3 घंटे के अंदर, 5-5-5 या 5-5-6, मतलब वही 16-17 सवाल लगाने आउट ऑफ 48 ना, 48 क्वेश्चन है पेपर 1 में, तो 48 में से 17 सवाल लगाने हैं, 16 सवाल लगाने हैं।
50% भी नहीं लगाने, बल्कि 40% ही हो गए, 40 भी नहीं हुए, बल्कि 35% पेपर लगाना है आपको, पेपर 1 में, पेपर 2 में भी। तो आप खुद ही देखोगे कि आप, तो ये वाला जो पेपर है एडवांस वाला, है ना, पैटर्न वाइज ये ज्यादा इजी है क्रैक करना, अगर आप सही से इसमें अपना दिमाग लगाओगे, स्ट्रेटेजी बनाओगे पेपर अटेम्प्ट करने की। तो ये, क्योंकि इसमें ज्यादा वैरायटी ऑफ सवाल है, यू कैन चूज योर प्रॉब्लम्स। 1 घंटे के अंदर 5 या 6 सवाल लगाने पर सब्जेक्ट में, जो आराम से लगा सकते हो, और अच्छा परफॉर्म करे तो और ज्यादा क्वेश्चन लगा सकते हो, लेकिन मिनिमम इतने लगाओगे तो हो ही जाएगा। देखो मैं आपको मैथ्स सीधा समझा देता हूं भाई, मैथ्स बहुत इजी है इसमें, मतलब गणित जो है पेपर की। पेपर 1 में से 16 क्वेश्चंस आए हैं, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, 16 है ना। कितने मार्क्स का है ये? 60 मार्क्स का है, ये भी 60 मार्क्स का है, ये भी 60 मार्क्स का है ना। तो टोटल क्वेश्चंस आए हैं पेपर 1 में 48। आपने जितने भी क्वेश्चन लगाए, आपने 180 में से करीबन सब में 20-22 नंबर लेकर आ गए, तो आप 60 से 66 मार्क्स लेकर आ गए आउट ऑफ 180 टोटल, है ना। ऐसी पेपर 2 हो गया, पेपर 2 में भी सेम डेटा मान लो आप ले लो, 60 के आसपास नंबर आप लेकर आ गए, तो टोटल मिला के 360 में से 120 से 130 के बीच में नंबर आ गए। तो इस बार 120 से 130 के बीच में जो कट ऑफ था, जेई एडवांस में जो क्वालिफिकेशन तो बहुत कम नंबर पे हो गई थी, 70s में था नंबर, 100 जिसके नंबर आए थे 360 में से, क्लोज टू ऑल इंडिया रैंक 17,000 था उसका। तो सोचो जिसके 120 नंबर आए होंगे यार, उसके तो आराम से 10,000 या 12,000 के आसपास रैंक आ गई होगी, जो कि बहुत अच्छी ऑल इंडिया रैंक, 120 जिसके आए होंगे। तो ज्यादा क्वेश्चंस हमें नहीं करने हैं। अगर 100 नंबर भी हमें लेकर आने हैं अपने एडवांस के अंदर, तो इसका मतलब आपको दोनों पेपर में 50-50 नंबर लाने पड़ेंगे, यानी हर पेपर में आपको 16-16 नंबर लाना पड़ेगा, या 17-17 नंबर लाने पड़ेंगे। 17-17 का मतलब हो गया आपको एक पेपर के अंदर करीबन 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बस। 1 घंटे के अंदर सिर्फ 5 सवाल लगाना, उसमें भी मैट्रिक्स मैच द फॉलोइंग है और न्यूमेरिकल टाइप है। 5 सवाल अगर आप सही से लगा लोगे तो आपको बहुत आसानी से 17 नंबर मिलेंगे, 50-50 के आसपास नंबर आएंगे, 100 के ऊपर कूदते इस बार वाले पेपर में आपको आराम से आईआईटी मिल जाती। हाँ, 2024 का पेपर थोड़ा आसान था, तो वहां पे क्वालिफिकेशन मतलब 17,000 रैंक गई थी 120-122 के आसपास। तो अगर पेपर इजी भी होता है तो भी 120-130 के बीच में यू आर थ्रू, आईआईटी में सीट मिलेगी। अगर पेपर आपका मुश्किल होता है, फिर तो आप 10,000-12,000 के रैंक के आसपास आ गए। थोड़ा भी और अच्छा परफॉर्म कर लिया तो आप 10,000 के अंदर अंदर आ गए, विच इज अ ग्रेट रैंक। तो ट्राई टू थिंक अबाउट इट। जिस पेपर को आप टफ समझ के बैकफुट पे रख देते हो, वो पेपर पैटर्न वाइज थोड़ा सा क्रैक करना इजी है। मैं इजी नहीं बोलूंगा, बल्कि सुलझा हुआ पेपर है, जिसमें कोई फ्लॉ नहीं है कि अलग पेपर है, बच्चे के लेवल अलग है, सब एक ही पेज पे हैं, सब वही 9 से 12, 2 से 5 वाली 2 शिफ्ट देंगे, सब सेम लेवल पे रहेंगे, एवरीथिंग विल बी ऑन द सेम लेवल। और पैटर्न वाइज भी काफी ज्यादा वाइब्रेंट है, काफी ज्यादा इसमें वैरायटी है, कोई भी सिलेक्ट करके सवाल कर सकते हो। पार्शियल मार्किंग जैसी एडवांटेजेस हैं, तो कहीं ना कहीं, और वो 30% 35% पेपर करना है ताकि आप आईआईटी में पहुंच जाओ। इट्स नॉट ए वेरी हाई आस्क, बहुत बड़ी डिमांड नहीं है कि पेपर की कि नहीं भाई फोड़ दो, है ना। फोड़ने वाले फोड़ रहे हैं, लेकिन अगर आप आईआईटी जेई का सपना देख रहे हो तो इतना खराब नहीं है ये, जितना हम लोगों को बताया जाता है कि एडवांस लेवल है। पता है, बहुत सारे क्वेश्चन आप देखोगे जो एडवांस लेवल के होंगे भी नहीं, जो बिल्कुल नॉर्मल जेई मेन लेवल के होंगे। जेई मेन में भी उससे ज्यादा कई बार टफ सवाल आ जाते हैं एडवांस। तो जेई मेन में क्या है ना, ठीक है पेपर है, लेंदी है, एक तो 25 सवाल करने हैं घंटे के अंदर, वैसी हबड़ा तबड़ी मची हुई है, ऊपर से इतने लेंदी सवाल, क्वेश्चन सिलेक्शन पे फोकस करना, फिर ऊपर से परसेंटाइल होना, है ना, अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग टाइप के बच्चे और पेपर होना, तो वो एक अलग ही दुनिया है। और वहां पे बच्चा डेफिनेटली कहीं अच्छा परफॉर्म करता है, उसको लगता है मैं 200 नंबर लेके आया, पर जब परसेंटाइल आती है तो वो अलग फैक्टर्स पे बेस्ड होती है, तो वहां बच्चा निराश हो जाता है और वो एडवांस की तैयारी भी छोड़ देता है। उसे लगता है जेई में नहीं हो रहा तो मैं एडवांस ही क्या करूंगा। जबकि जेई एडवांस्ड जैसे पेपर पे, मेरा कहने का मतलब है जेई में पढ़ाई करो, हर चैप्टर को अच्छे से लेवल पे तैयार करो, लेकिन जो दोनों का जो पैटर्न है उसमें काफी डिफरेंस है। एक सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन मांगता है, क्वेश्चन सिलेक्शन करो, 5 सवाल लगाओ 60 मिनट के अंदर, आराम से करो, 12-12, 15-15 मिनट लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लगाओ, लेकिन सही करो जो कर रहे हो। पार्शियल मार्किंग ले रहे हो, सही कर रहे हो, न्यूमेरिकल में आंसर आ रहा है, सही है, 5 क्वेश्चन लगा रहे हो, 4 लगा रहे हो, 6 लगा रहे हो, 7 लगा रहे हो, आराम से करो।
वहां की तरह नहीं है कि 25-25 सवाल लगाने हैं, 17-18 करने हैं, तो केमिस्ट्री में 60-70 नंबर आएंगे, तब जाके 200 नंबर पहुंचेंगे, तब जाके शायद मेरी कुछ 10,000 रैंक आएगी। समझ रहे हो? तो दैट पैटर्न इज टफ। पेपर का लेवल चाहे कैसा भी हो, लेकिन इतना टाइम मैनेज करना, इतना कम टाइम में पेपर सॉल्व करना, इतना ज्यादा कंपटीशन फेस करना, 12-15 लाख से फेस करना, वो डेफिनेटली थोड़ा कहीं ना कहीं वो है। तो आप सबसे ज्यादा टाइम यहाँ देते हो, तो मैं चाहता हूं बच्चों से, आई अर्ज स्टूडेंट्स की भाई एडवांस की तैयारी भी साथ साथ करते रहो, है ना? क्योंकि बात सिर्फ एडवांस लेवल के सवाल लगाने की नहीं है कि यार आपने सवाल लगा लिया और एडवांस क्रैक हो गया, है ना? ऐसा नहीं है, स्ट्रैटेजी भी होती है, और स्ट्रैटेजी एडवांस को फोड़ने की ज्यादा क्लियर स्ट्रैटेजी है। दैट्स व्हाई इट्स आई एम सेइंग इजियर टू क्रैक। हालांकि इजी इज नॉट द राइट वर्ड, है ना? इट्स नॉट इजी क्योंकि यहां भी बहुत कंपटीशन है, बट पैटर्न वाइज बहुत ही क्लियर स्ट्रैटेजी हो सकती है इसके अंदर कि यार ये पैटर्न है और ये सवाल आएंगे, इतने ही मुझे लगाने हैं और आराम से मैं सॉल्व करता हूं, टाइम मेरे पास बहुत है, सिलेक्शन क्वेश्चन सिलेक्शन करके मुझे पता है मैं 100 नंबर या 120 130 के ऊपर लाऊंगा तो मेरा आईआईटी हो ही जाएगा। ये आपको अच्छे से पता है। यहां बल्कि 200 220 पे भी कई बार बच्चे 99% नहीं ला पाते, है ना? तो यहां कहने का मतलब यह है कि आपको पीएनसी कॉम्प्लेक्स नहीं आता, कोई बात नहीं, आप अपनी तैयारी करो, मेहनत करो, सारे क्वेश्चन करने भी नहीं, आपको 5-6 सवाल मिनिमम लगाने हैं, सारे करने भी नहीं है। जो चैप्टर आप कर रहे हो अच्छे से करो, कैलकुलस है, मैट्रिसेस है, वेक्टर 3D है, जो भी चैप्टर्स आप कर रहे हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में अच्छे से करो। जो नॉर्मल जो टफ चैप्टर है उनको भी बेसिक लेवल का ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बहुत हाई लेवल लेके जाना है, तो बच्चों के दिमाग में रहता है कि एडवांस क्रैक करना तो हर चैप्टर को हाई लेवल पे लेके जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है कैलकुलस में, अलजेब्रा में, वेक्टर 3D में, वो आप हाई लेवल पे लेके जाओ। लेकिन जो चैप्टर आपको वीक लगता है, कोऑर्डिनेट है या उसमें पैराबोला है, सर्कल है, या कॉम्प्लेक्स बाइनोमियल पीएनसी है, जो थोड़े बहुत टफ लगते हैं आपको चैप्टर या काफी टफ लगते हैं, उनको बेसिक्स कवर करके भी कर सकते हो, क्योंकि आप उन पर रिलाय नहीं करोगे। ये चैप्टर वो है, अगर सवाल बन गया तो आपकी रैंक बढ़ जाएगी, लेकिन सिलेक्शन पे बात नहीं आएगी, है ना? तो वहां पे आप तैयारी कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि एडवांस फोड़ने के लिए आपको हर चैप्टर को एक्सट्रीम लेवल पे लेके जाना है। जिस चैप्टर को लेके जाना है जाइए, वो जेईई मेन के लिए भी लेके जाना पड़ता है एडवांस लेवल, लेकिन आपको बाकी चैप्टर नॉर्मल करने हैं। तैयारी अच्छे से करते रहो, मॉक टेस्ट वगैरह देते रहो, अपनी ये जो एग्जाम टेम्परामेंट है, जो स्ट्रैटेजी है, उसको स्ट्रांग बनाओ, क्वेश्चन सिलेक्शन को बेटर बनाओ, है ना? और बिल्कुल एकदम राइट स्ट्रैटेजी से मूव करो तो एडवांस क्रैक हो जाएगा, है ना? बहुत स्मार्ट वर्क यहाँ बहुत जरूरी है। हार्ड वर्क तो है, बट स्मार्ट वर्क और भी ज्यादा जरूरी है। पैटर्न को क्रैक करना बहुत जरूरी है भाई। ये पैटर्न है, मैट्रिक्स मैच द फॉलोइंग के सवाल, सारे सवाल लगा सकता हूं, पैराग्राफ के लगा सकता हूं, है ना? या फिर सिंगल करेक्ट पहले कर लेते हैं, मल्टी में करना है तो सारे में टाइम नहीं लगाना, 1-2 पार्शियल मार्किंग लेके आगे बढ़ना है। ये आपको मॉक टेस्ट से पता चलेगा, बट डेफिनेटली इट इज आप जेईई एडवांस बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हो, जिसको हम लोग बैक फुट पे अभी भी रख रहे हैं। नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी, फरवरी हम पीछे ही रखे, हम बोलेंगे अप्रैल अच्छा कर लेते हैं, और बच्चा लगा हुआ है नाइटी ट्रिपल आईटी के लिए और इसको पीछे छोड़ देते, उसको लगता है जब मैं वो नहीं हो पा रहा ये कैसे होगा, जबकि दोनों में भले थोड़ा लेवल ऑफ क्वेश्चन का डिफरेंस है, पर पैटर्न वाइज दिस इज वेरी टफ टू क्रैक। दिस इज थोड़ा सा फिर भी बेटर है, क्योंकि सबके लिए सेम पेपर आएगा और एकदम स्ट्रेट स्ट्रैटेजी होगी इसके अंदर, कुछ, है ना, उल्टी सीधी चीजें नहीं है इसके अंदर। तो ये प्लीज इस पे थोड़ा फोकस कीजिए, एंड आई एम 100% श्योर कि आप जेईई एडवांस क्रैक करोगे ही करोगे। ठीक है? हाँ, लेवल ऑफ क्वेश्चंस का कई बार होता है कि बहुत एक्सट्रीम टफ क्वेश्चंस हम यहां नहीं करते, यहां सॉल्व नहीं करते, यहां कर लेते हैं, वो मत करो चाहे अब, लेकिन अपने दिमाग में रखो कि यार मुझे आई हैव टू प्रिपेयर फॉर एडवांस, बिकॉज वो पैटर्न वाइज इज डेफिनेटली बेटर। ओके, सो थैंक यू सो मच। मैं आज यही आप लोगों को बताने आया था, यही जागरूकता फैलाने आया था, क्योंकि बच्चों को बीच बीच में जरूरत होती है थोड़ी मोटिवेशन की, तो डेफिनेटली मैंने छोटी सी कोशिश की है इस सेशन के थ्रू। सो थैंक यू सो मच, आई होप सबको क्लियर हुआ होगा। तो इस सेशन को शेयर जरूर करना, एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।